नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी बेहद खास पेशकश निवेश की एबीसीडी में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और हर हफ्ते जैसे कि हम आपको मिलवाते हैं एक बाजार के दिग्गज से, निवेश जगत की एक अहम आवाज़ से। तो आज भी हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पंकज छिब्रेवाल, फाउंडर सीईओ इकिगाई एसेट मैनेजमेंट होल्डिंग्स, मेरे साथ जुड़ गए हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है पंकज। समय दिया आपने इस ऐसे क्रूशल समय पर जहां पर दर्शकों को, निवेशकों को आपके मार्गदर्शन की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो बाजार के मिजाज कैसे लगते हैं आपको? लगातार जो एक्सपर्ट से बातचीत हो रही है, कुछ का ये कहना है कि फेयर वैल्यू के भी नीचे अब बाजार आ चुका है। थोड़ी सी फ्रॉड स्पेसिफिक सेगमेंट्स में है, जहां तक स्मॉल कैप मिड कैप्स की अगर हम बात की जाए। लेकिन जिस तरह से हमने एक उतार चढ़ाव भरा माहौल देखा है बाजार में हाल ही में कुछ दिनों में, क्या ये कहना सही होगा कि अब हम एक अच्छे वैल्यू जोन में आ चुके हैं अक्रॉस मार्केट कैप्स रफली? गुड आफ्टरनून कविता जी। आई थिंक अगर आपको याद हो तो लास्ट 12 महीने से हम काफी मार्केट पर कॉशियस थे और हमारा यही विषय था कि वैल्यूएशंस बहुत एक्सेसिव हैं और जो ग्राउंड पर रियलिटी ग्रोथ को लेके थी और मार्केट जो दर्शा रहा था, दोनों में बहुत बड़ी डिफरेंस थी। लेकिन लास्ट 2 महीने में जो ये अचानक से मार्केट ने करेक्ट किया और सबको आज भयभीत कर दिया है, एंड 10 में से 9 लोग आज पेसिमिस्ट हैं मार्केट को लेके। बट लेकिन इंक्रीमेंटल बेसिस पर काफी चीजें जो लास्ट 45 दिनों में हुई है वो बहुत पॉजिटिव है। और मैं आपके दर्शकों को ये एक बार रिवाइंड कराना चाहता हूं कि इस नॉइज में जहां मार्केट करेक्ट हो रहा है, एक्सेसेस निकल रहे हैं, ये एक कोई मैक्रो इशू इस बार नहीं है, कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट नहीं है। लेकिन जो इंडस्ट्री स्ट्रक्चर थी, जो लास्ट 2 साल से कि आप बस माल लो कल पैसा बनाओ, उसके कारण ग्रीड बहुत ज्यादा मार्केट में दिख रहा था और वो अपने आप को सेल्फ करेक्ट कर रहा है। अगर मैं लास्ट 2 महीने में देखूं, दो चीजें जो मार्केट पर काफी प्रेशर किए हुए हैं, वन है आपका मार्जिन फंडिंग बुक, जो एमएफटी बोलते हैं जिसे। तो वो मार्च 2023 में 23,000 करोड़ का टोटल साइज था और दिसंबर 2024 में इसका साइज हो गया करीबन 90,000 करोड़। तो लोग मार्जिन में पैसा लेके स्टॉक्स खरीद रहे थे और वो ग्रेड क्लियरली विजिबल थी। ये जो लास्ट 2 महीने की आपने अग्रेसिव सेलिंग देखी है मार्केट में, वो एमएफटी बुक का कई हद तक अनवाइंडिंग है। तो 90,000 करोड़ से आज 65 से 70,000 करोड़ हो गया, एक पहला दूध। दूसरा जो है, अगर आप देखो तो एफआईज ने शॉर्ट पोजीशंस बहुत क्रिएट किए और हम देख रहे थे कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी से एक स्ट्रॉन्ग स्पाइक आया और एफआईज जो शॉर्टिंग कर रहे थे उनकी काफी इंटरेस्ट और बढ़ गई। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन मार्केट में एक करेक्शन के मोड में आया है। बट मैक्रो साइड में अगर हम देखें कविता जी, तो काफी सारे इंटरेस्टिंग पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए हैं जो लास्ट 12 महीने से नहीं हुए थे। पहला, अगर आप देखो तो एक्स ऑफ जीएफसी, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008, और एक्स ऑफ कोविड 2020, मैंने अपने करियर में लास्ट 22-23 साल में आरबीआई को इतना अग्रेसिवली स्टैंड चेंज करते हुए नहीं देखा जो उन्होंने लास्ट 45 दिनों में किया है। करीबन 5.5 से 6 लाख करोड़ की लिक्विडिटी सिस्टम को प्रोवाइड की गई है, चाहे वो ओएमए के थ्रू हो या फॉरेक्स स्वैप ट्रांजैक्शन के थ्रू हो। और उन्होंने पहला पॉलिसी रेट कट 5 साल बाद किया है और रिस्क जो बैंकों पर रिस्क वेटेज था एनबीएफसी को लेंडिंग पर, उनको भी रिलैक्स करके नवंबर 2023 के लेवल पर ले गए हैं। ये बहुत बड़ा पिवट है पॉलिसी मेकिंग में, जो लोग मार्केट आज इग्नोर कर रहा है। लेकिन आने वाले समय में आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग अब लूजनिंग साइड में आ रहा है, अकोमोडेटिव साइड में आ रहा है। ये बहुत बड़ा पॉलिसी स्टांस है जो इस पॉजिटिव को मार्केट ने इग्नोर किया है आज के मंदी के माहौल में। सेकंड, अगर आप देखो तो सबसे बड़ा कंसर्न क्या था कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बिहाइंड शेड्यूल चल रही है और नवंबर तक ये आंकड़ा 12% डी ग्रोथ था। दिसंबर में गवर्नमेंट ने 1,70,000 करोड़ रुपया खर्चा किया और जनवरी में ये आंकड़ा 51% और ऊपर था लास्ट जनवरी के मुकाबले। तो
अब हम -12% से +5% की ग्रोथ पर आ गए हैं और जितनी भी डोमेस्टिक फेसिंग कंपनियों से सेक्टर से बात करो तो वो बोल रहे हैं जनवरी फरवरी काफी अच्छा निकला है। सो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो मार्केट को इकोनॉमी को स्लो की हुई थी लास्ट ऑलमोस्ट 8-9 महीने से बिकॉज ऑफ इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन और अपने मॉनसून्स जो एक्सटेंड हुए थे, वो रिवर्सल हो रहा है और गवर्नमेंट जब केपेक्स करने पर वापस आ जाती है तो इकोनॉमिक में मोमेंटम बनना चालू होता है। ये दूसरा है, यहाँ खड़ा है। और तीसरा डेटा पॉइंट आपके लिए और आपके दर्शकों के लिए है कि फाइनली स्टॉक स्लेव ऑफ अर्निंग्स होती है। अगर अर्निंग ग्रोथ आता है तो वो स्टॉक्स चलती हैं, मार्केट एग्रीगेट बेसिस पर चलता है। पहले तिमाही में अगर आप देखो तो 2% एनएसई 500 कंपनियों पर प्रॉफिट ग्रोथ था। ये नंबर बढ़ के 3.5-4% हुआ दूसरी तिमाही में और तीसरी तिमाही में ये नंबर ऑन एडजस्टेड बेसिस 8.5% का प्रॉफिट ग्रोथ था। और हमारा मानना है कि ये तिमाही में ये नंबर बेटर होगा और नेक्स्ट ईयर के फिस्कल में अगर हम जून और सितंबर में देखें तो हमारा अनुमान है कि ये आंकड़ा डबल डिजिट में होना चाहिए बिकॉज आपका बेस आपके फेवर में है। तो अगर अर्निंग ग्रोथ वापस आने लगी और जिन जिन क्षेत्र में अर्निंग ग्रोथ आने लगी, जिन जिन स्टॉक्स में, वहां पर मार्केट धीरे धीरे उसे रिवॉर्ड करना स्टार्ट करेगा। तो अगर ये 3 डेटा पॉइंट अगर आप इम्पोर्टेंट वंस को देखो तो हमें लगता है इंक्रीमेंटली मैक्रो इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन मार्केट का मूड आज के दिन सेंटिमेंट इतना खराब है कि मार्केट उसे इग्नोर कर रहा है। तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन रही है नेक्स्ट 3-6 महीने में कि जब सब जन अपने टॉवल को थ्रो करे, ब्लड बाथ हो स्ट्रीट पर, तो इसी समय इम्पेशेंट से पेशेंट लोगों की तरफ स्टॉक ट्रांसफर होता है। ये चला आ रहा है जन्म अंतरांतर से विश्व में, तो इस बार भी हम देख रहे हैं। और एक आंकड़ा खाली वापस आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि ये पहली बार नहीं हो रहा है कि मार्केट में 10% का करेक्शन हो। जस्ट आप अगर लास्ट 45 साल के सेंसेक्स के हिस्ट्री को देखो तो खाली 4 ऐसे साल थे जहां मार्केट ने इंट्रा ईयर खाली 10% के नीचे करेक्ट किए। बाकी सारे साल 41 साल मार्केट ने 10 से 15-20% इंटर ईयर करेक्शन देखा है। और मजे की बात यह है कि इस इंटर ईयर करेक्शन के बाद 36 साल 45 सालों में मार्केट ग्रीन क्लोज हुआ कैलेंडर ईयर बेसिस पर। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर आप देखो तो एक ये करेक्शन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपके दर्शकों को एक खाली मैं कॉशन देना चाहूंगा कि इस बार के करेक्शन के बाद एक स्टेबलाइजेशन फेज आएगा, एक ग्राइंडिंग फेज आएगा, एक कंसोलिडेशन फेज आएगा। उसमें हर कुछ नहीं चलेगा। जो इजी पैसा वाला एरा था, जो डार्ट की तरह था, आप कहीं भी मारो वो पैसा बन रहा था, पान वाला भी अपने को टिप दे रहा था कि सर आप ये नहीं लेते हो, वो एरा आई थिंक बिहाइंड है। अब यहाँ से नेक्स्ट 12 से 18-20 महीने मेन वर्सेस बॉयज का गेम होगा। जो कंपनियां बेटर मैनेजमेंट, बेटर प्रमोटर, बेटर कैश फ्लो, वो रिवॉर्ड होंगी। जिनमें नहीं है वो वैल्यूएशन री रेटिंग वाली स्टोरी अब खत्म हो गई है। बिल्कुल, लबोलुबाब यही है और जैसा लोग कहते भी हैं कि अंत ही आरंभ है। हालांकि बाजार में कभी कुछ अंत नहीं होता है, लेकिन आपके निवेश का आरंभ अगर आपको करना है या और पैसे लगाने हैं तो आप धीरज रखिए। मैक्रोज जो है काफ़ी स्ट्रांग है, जो समझाए भी हैं पंकज ने। अब थोड़ा सा इसको हम जो नियर टर्म और मध्यम अवधि के लिहाज से जो पेन दिखाई दे रहा है, अगर हम इसको पेन भी कहना चाहें पंकज, उसको समझना चाहते हैं। और यहाँ पर क्लियरली ट्रम्प साहब की जो फ्लिप फ्लॉप नीतियां हैं वो परेशान कर रही हैं। अच्छा, इस बात को मैं दो तरीके से समझना चाहती हूँ। एक तो अब जिस तरह से हम एक लाइकली इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, उसमें भी अब थोड़ा सा डिले होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ऐसे लगता है कि पता नहीं ट्रम्प साहब रात को क्या खा लेते हैं, सुबह उठते हैं और दुनिया भर के बाजारों में जलजला आ जाता है। ट्रम्प 2.0 का आगाज तो वो बिल्कुल करना चाहते थे शानदार दमदार तरीके से, लेकिन इसके साइड इफेक्ट से उनकी अर्थव्यवस्था भी अछूती नहीं है पंकज। ये भी थोड़ा सा हमें देखना होगा। ऐसे नहीं है कि उनकी अर्थव्यवस्था में सब कुछ गुलजार ही गुलजार हो रहा है। वहां भी दिक्कतें हैं, वहां भी रोड़े हैं, वहां भी महंगाई है, वहां भी इकोनॉमिक डेटा कुछ खास फेवरेबल नहीं है। तो एक तो ये पहलू उनका समझना है। दूसरा, अब नियर टर्म मिड टर्म पेन अगर मैं समझूं इनकी फ्लिप फ्लॉप नीतियों के चलते, जहां पर भारतीय भी और हमारे एक्सपर्ट्स भी आकलन कर ही रहे हैं कि कितना हद तक इंपैक्ट पड़ सकता है। मिनिमम से मिनिमम ही क्यों ना हो,
लेकिन थोड़ा बहुत पड़ेगा। इस पूरे समीकरण को अब हमें समझना है मिड टर्म आउटलुक के लिहाज से। हाँ, तो अगर आप ट्रम्प साहब को देखो तो मेरा ये मानना है वो पॉलिटिशियन नहीं, एक बहुत बड़े नेगोशिएटर हैं। एंड ये टैरिफ्स का डर लगा के वो बहुत कुछ नेगोशिएट करना चाहते हैं विश्व की अलग-अलग कंट्रीज के साथ। एंड कल आपने देखा कि उन्होंने जो मेक्सिको पर टैरिफ लगाया था उसे थोड़े दिन के लिए डिले कर दिया। और इसी तरह वो अलग-अलग रीजन्स में बात कर रहे हैं। हमें लगता है अगर वो टैरिफ लगाए तो ओवरऑल यूएस इकोनॉमी के लिए काफ़ी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, बिकॉज़ महँगाई दर वहाँ और बढ़ सकती है, ब्याज दर उसके पे फ़ॉलो करेंगे तो ब्याज दर भी बढ़ सकता है, जो यूएस इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं। अगर हम अपने देश के लिए देखें, तो पहले आंकड़े को समझ लें। यूएस के टोटल ट्रेड डेफ़िसिट में हम 90 नंबर पर आते हैं। कि हमारा जो ट्रेडिंग पार्टनरशिप है, वो 90 नंबर पर है, लेकिन हमारे लिए यूएस वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर्स है। तो करीबन $90 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करते हैं और करीबन $42 बिलियन का हम इम्पोर्ट करते हैं। तो करीबन 45 से $50 बिलियन का हमारा उनके साथ ट्रेड सरप्लस है। और हमारा रेसिप्रोकल अगर टैरिफ हुआ, तो हमें कहीं न कहीं थोड़े सेक्टर्स में इम्पैक्ट हो सकती है। बट ऑन अ लार्जर स्केल बेसिस हम देखें, तो वो हर कंट्री का नाम ले रहे हैं, लेकिन इंडिया का नाम नहीं ले रहे। तो हमें ये लगता है कि कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ वो आने वाले नेक्स्ट 4-5 साल यदि भी वो ट्रम्प प्रेसिडेंसी रहे, वो इंडिया के साथ काफ़ी मेल-जोल करके काम करें। और ये नियर टर्म काफ़ी बड़ा नॉइज़ है, बट मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत भयभीत होनी चाहिए। कई-कई फ्यू सेक्टर्स में हियर एंड देयर, बट अगर वो चाइना पर 20-25% उन्होंने जो टैरिफ लगाया है, उससे ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लगता है कि ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी भी बन सकती है। कई क्षेत्र में, कई सेक्टर्स में जैसे फार्मा, बायोटेक का अगर बात करें, तो वहाँ चाइना एक बहुत बड़ा प्लेयर है। केमिकल्स की बात करें तो चाइना बहुत बड़ा प्लेयर है और इंडिया का साइज़ भी बहुत अच्छा हो गया है। और अगर वहाँ पर अगर महँगाई 20-25% से गुड्स के दाम बढ़ जाएँ, तो इंडिया अगर 5% से ज़्यादा दाम टैरिफ लगा भी दे या 10% भी मान ले, तभी भी हम 15% कॉम्पिटिटिव हैं। और ये ना भूलें कविता जी कि रूपी भी लास्ट 2 महीने में 5-6% डेप्रिशिएट हो गया है। तो वो भी एक एडवांटेज है हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए। तो बाय एंड लार्ज मुझे लगता है कि 3-6 महीने में ये नॉइज़ सेटल होगा, बट आने वाले नेक्स्ट 3-4 साल अगर हम ठीक से अपने आप को कंडक्ट करें, नेगोशिएट करें, तो ये जो राइवलरी है बिटवीन मेक्सिको, कनाडा, चाइना, ये इंडिया के लिए एक अपॉर्च्युनिटी की तरह बन सकती है। और काफ़ी सारे यूएस बेस्ड कंपनीज़ जो इंडिया में हैं, वो इंडिया को ऑफशोरिंग करने की कोशिश करेंगे रादर देन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो मुझे लगता है कि मैं हाफ ग्लास फुल, हाफ ग्लास एम्प्टी को हाफ ग्लास फुल देखूँगा और मुझे लग रहा है कि ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी बन सकती है। येस, नियर टर्म में नॉइज़ है, भय है, सब कुछ वाजिब है, बट अगर एक मैं प्रैक्टिशनर व्यू लेके चलता हूँ कि ट्रम्प साहब दोनों विश्व की बड़ी इकोनॉमी के साथ बैठ लेंगे, मुझे नहीं लगता है। वो एक इकोनॉमी को अपने साइड में रखना चाहेंगे, जहाँ 140 करोड़ आबादी हो, जहाँ सबसे बड़ा मार्केट हो और वो ही कंट्री उनके डिफेंस और एनर्जी का बायर हो। अब इसी को हम थोड़ा सा एफआईआईज़ के नज़रिए से भी समझना चाहते हैं। कुल मिला के जनवरी में हमने देखा लगभग 78,000 करोड़ के आसपास का ऑफ रोड हुआ है। फरवरी अकेले महीने की अगर हम कहें तो लगभग 34,000 करोड़ का कुछ ऑफ रोड हुआ है, जहां पर हमने देखा कि फर्स्ट हाफ ऑफ फेब में ज़्यादा यहाँ पर बिकवाली के सेशंस हुए हैं। कुछ खास सेक्टर्स में भी बिकवाली के इनके आंकड़े सामने आते हुए हमने देखे हैं, जहां पर एफएमसीजी की बात हो, कैपिटल गुड्स की बात हो, ये कुछ प्रोमिनेंट सेक्टर्स जिनमें क्लियरली पंकज हमने देखा कि बजट में इन्हीं सेक्टर्स को बूस्ट करने के लिए काफ़ी स्पेसिफिक ऐलान किए गए हैं, काफ़ी दम यहाँ पर इनको दिया गया है। इन तमाम बातों को देखते हुए और जो आपने भी समझाया कि जिस तरह से हम भारत को आगे आता हुआ देखेंगे, मौके इस तरह बन रहे हैं, हमने देखा है गए बीते दिनों में हम फेवरेबल भी थे जहां तक इमर्जिंग इकोनॉमीज की बात है, हल्के प्रीमियम के साथ ज़रूर। लेकिन अब ये पूरा समीकरण एफआईआईज़ की तरफ से हम कैसे बदलता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्ड सेलिंग हो रही है। वो बात सही है कि घरेलू संस्थागत निवेशक काफ़ी हद तक होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, रिटेल निवेशक एसआईपी के आंकड़े वगैरह भी हम देख रहे हैं, लेकिन वहाँ भी धीरे धीरे अगर इतनी सेलिंग रही तो
पेन आना और कमजोरी आना वाजिब ही है, ऐसा नहीं है कि उससे भी ये अछूता रह जाएगा। तो कैसे समझे आप इस समीकरण को? सो कविता जी, अगर आप पहले एक आंकड़े को देखते हैं, कैलेंडर ईयर 2021 से लेके लास्ट वीक तक घरेलू निवेशकों ने करीबन 145 बिलियन डॉलर का पैसा डाला मार्केट में। और उसी दौरान एफआईज ने $6.5 बिलियन का रिडेम्पशन किया और आउटफ्लो किया। तो लास्ट 4 साढ़े 4 साल में एफआईज हमारे मार्केट में नेट सेलर रहे। और इसके कारण हुआ क्या कि 10 साल पहले एफआईज हमारे मार्केट में 22% की हिस्सेदारी थी शेयर होल्डिंग में, और वो घट घट के अब 17% पर आ गई है। और हमारे घरेलू निवेशक करीबन 10% पर थे, आज वो 17 साढ़े 17 पर आ गए हैं। तो दोनों का ऑलमोस्ट कन्वर्जेंस हो गया है। हमारा ये मानना है कि यहाँ से कहीं ना कहीं एफआई सेलिंग बॉटम आउट हो रही है, और इसके दो कारण हैं। पहला, अगर आप देखो तो लास्ट 10 साल में विश्व में पैसा पूरा यूएस की तरफ गया, और यूएस मार्केट्स ने पूरे विश्व के मार्केट को आउट परफॉर्म किया। वो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं एक बबल टेरिटरी में है, और वो धीरे धीरे करेक्शन होना स्टार्ट हो गया। लास्ट हम इस 5-6 दिन में बात करें तो नैस्डैक 5% डाउन है, एसएनपी डाउन है। तो अगर यूएस मार्केट में थोड़ा शेकअप आया और वहां पर के इंडाइसेस अगर बहुत अच्छे से करेक्ट हुए, तो ये पैसा वापस घूम फिर के कहीं ना कहीं रोटेट होगा पूरे विश्व में। हो सकता है थोड़ा पैसा चाइना में जाए, हो सकता है वो थोड़ा पैसा इंडिया में आए। तो यूएस मार्केट गिरना एक्चुअली इमर्जिंग मार्केट इंक्लूडिंग इंडिया, विश्व, हमारे भारत के लिए एक अच्छी न्यूज है, बिकॉज वो वाले इन्वेस्टर और भी कहीं डाइवर्सिफाई करने की सोचेंगे। सेकंड, अगर आप दो आंकड़े देखें, एक है डॉलर इंडेक्स, जो ट्रंप साहब के आने के पहले 110 तक चला गया था, 111 तक इनफैक्ट। आज वो घट के 103-4 के बीच में आ गया है। और वहां के जो ब्याज दर हैं वो करीबन 5% तक चले गए थे, वो कूल ऑफ होकर 4.15 4.20 तक आ गए। तो ये दोनों डेटा पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एफआईज का रिस्क ऑन ट्रेड डिटरमाइन करते हैं। तो अगर डॉलर वीक हो रहा है और वहां के ब्याज दर में थोड़ी गिरावट है डर के कारण, तो ये एक अच्छा है कि वो पैसा धीरे धीरे इमर्जिंग मार्केट और हाई ग्रोथ इकोनॉमीज लाइक इंडिया की तरफ आ सकता है। तो मैं एफआईज को लेके, मुझे लगता है इस साल में 2025 में एफआईज जो लास्ट 45 दिन में करीबन $14 बिलियन का माल बेच दिए, कहीं ना कहीं वो माल खरीदने आएंगे। और आप ये सोच के देखो कि इतनी बड़ी सेलिंग, 4 लाख करोड़ की सेलिंग के बाद आज ये मार्केट 22,000 पर टिका हुआ है। अगर वो बाइंग करने आए तो माल उनको देगा। तो क्लियरली है कि मुझे लग रहा है कि आज आज नहीं, आज बोलना लगेगा लोग कि नहीं ये तो नहीं हो सकता है, बट मुझे लगता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर एफआईज की घर वापसी वापस होगी। बिल्कुल यही होता है कि हालिया चाल देखकर बाजार की कुछ बातें पचा नहीं पाते हैं लोग, वो अविश्वसनीय जो हैं वो थोड़ी बहुत लगती हैं। बहरहाल अब मैं चाहती हूँ कि थोड़े से रेड फ्लैग्स आप बताएं हमें। काफ़ी कुछ आपने समझा दिया है और काफ़ी सकारात्मक तस्वीर हमें दिखाई दे रही है कुछ महीनों के बाद ही। करंट समय में तो पेन ही दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें भी क्या क्या रेड फ्लैग्स हैं? क्योंकि देखिए स्थिति परिस्थिति निरंतर बदल रही है और फितरती बाजार की भी वैसी ही है। घटनाक्रम जैसे बदल रहा है उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, ज़्यादा इम्पैक्ट हमें ग्लोबल तर्ज पर जो हो रहा है उसका दिखाई दे रहा है। उसके बावजूद भी घरेलू स्तर पर एक रेड फ्लैग या कुछ रेड फ्लैग्स अगर आप बताना चाहें जो कि इस पूरे माहौल को और बिगाड़ सकते हैं, वो कौन से हो सकते हैं? तो कविता जी देखिए, एक चीज तो मानना पड़ेगा कि ये 4 साल जो ट्रंप रहेंगे वो बहुत वॉलेटाइल विश्व के सारे बाजारों के लिए रहने वाला है। वो किस साइड ऑफ द बेड उठेंगे वो उनका मूड डिसाइड करेगा, और वो उसी हिसाब से ट्वीट करेंगे और इसी हिसाब से बाजार ऊपर नीचे होंगे। तो इस समय डिसिप्लिन और एसेट एलोकेशन मेंटेन करना बहुत अनिवार्य है। तो कोई भी चीज ऐसा नहीं करे जो आप अपने चादर को अपने पैर से ज्यादा फैलाएं। पहली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज आने वाला नेक्स्ट 3-4 साल बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहने वाला है, पहला। दूसरा, अगर आप देखें तो सबसे बड़ा रिस्क क्या है कि जो 3 में से 2 इन्वेस्टर या 4 में से 3 इन्वेस्टर जो इस मार्केट में लास्ट 5 साल में ज्वाइन किए हैं, उन्होंने एक मंदी नहीं देखी।
बिकॉज मार्केट लास्ट 3-4 साल से एक तरफा ऊपर चलता गया और 20-25-30% की मंदी कभी लास्ट 4 साल में आई नहीं। अब ये इन्वेस्टर खाली ऊपर की तरफ देखे हैं, नीचे का बेयर मार्केट नहीं देखा है। वो कैसे बिहेव करेंगे अपने फ्लोस को लेके, ये देखने वाली बात है। बिकॉज लास्ट, जैसे मैंने बताया, लास्ट 4-4.5 साल में $150 बिलियन का इनफ्लो घरेलू इन्वेस्टर्स ने किया है। तो इस पर देखने का है कि कहीं वो डर के अपने एसआईपीज को ना रोक दे, कहीं अपने फाइनेंशियल एसेट एलोकेशन को चेंज ना कर दे। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है कि 2 में से 3 इन्वेस्टर मार्केट से जुड़े हैं। लास्ट 4 साल में, 5 साल में उन्होंने मंदी नहीं देखी है। ये सबसे बड़ा रिस्क सेकंड है। थर्ड रिस्क अगर आप देखो तो मुझे लगता है फाइनल कैपिचुलेशन लेग। जहर बहुत निकल गया है मार्केट से 70-80%, बट 20-25% अगर जो बाकी जहर है वो एक फाइनल कैपिचुलेशन लेग का हो सकता है मार्केट में आवे। नेक्स्ट 3-6 महीने में बोलना मुश्किल है, लेकिन मैं एक डेटा देखता हूं कि ये पहली बार हुआ है कि निफ्टी का 15-16% की गिरावट हुई है, लेकिन जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, जो नॉर्मली स्पाइक करता है जब गिरावट होती है, इस बार वॉलेटिलिटी इंडेक्स नीचे हो गया है। तो इसका मतलब कि फाइनल लेग अभी तक प्ले आउट नहीं हुआ। जब भी हम विक्स में, जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया में, उसमें एक स्पाइक देखेंगे, इसका मतलब सब डरे हुए हैं, सब चीज सब अपना मतलब बोले कि इक्विटी इज अ बैड वर्ड, तब हमें क्लियर पता चल जाएगा कि यहाँ पर बॉटम हो गया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर टैरिफ्स कुछ हमारे लिए बहुत ज्यादा ही, रेसिप्रोकल टैरिफ बहुत खराब होते हैं जो हमारे ट्रेड को इम्पैक्ट करता है, वो आज के दिन मार्केट के भाव में प्राइस्ड इन नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमें इम्पैक्ट कर सकता है। तो ये 4-5 चीजों को अगर आप देखो तो ये नियर टर्म रिस्क है। बट अगर आप नेक्स्ट 3-5 साल का कॉल लो तो मुझे लगता है हाइंडसाइट में लगेगा कि ये करेक्शन वॉज एन अपॉर्चुनिटी। एंड कविता जी, अगर आप 1990 से लेके कल तक देखो, एक साल भी इंडिया में ऐसा नहीं था कि आपको फुल कॉन्फिडेंस था कि पैसा लगाओ। और उसके बाद भी मार्केट ने 12.5-13%, 14% के बीच का कंपाउंडिंग दिया है लास्ट 30-40 साल का। तो अगर आप 1990 में देखो, गल्फ वॉर था, हर्षद मेहता स्कैम हुआ, एशियन क्राइसिस हुआ, बैरिंग बैंक्स का कोलैप्स हुआ, पोखरन हुआ, वाजपेयी गवर्नमेंट गिरी, मंडल कमीशन हुआ, 2000 में डॉट कॉम बबल बस्ट हुआ, 9/11 हुआ, फिर 3 साल की रन चली, उसमें भी बीच बीच में करेक्शन हुआ, 2008 में जीएफसी हुआ, 2013 में टेपरिंग टैंट्रम हुआ, 2016-17 में जीएसटी डिमॉन हुआ और 2020 में अग्नि परीक्षा कोविड हुई। इन सब के बाद एक भी ऐसा साल नहीं था जहां पर आप डरे नहीं, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मार्केट ने वॉल ऑफ वरी को क्लाइम करते हुए आपको 13-14% की कंपाउंडिंग दी है। और इसका मतलब कि लास्ट 20 साल में निफ्टी 12 गुना हुआ है। तो ओवर अ पीरियड खाली हमने यही सीखा है कि अपने टेम्परामेंट को, अपने पेशेंस लेवल को और अपने डिसिप्लिन को, जो आपके कंट्रोल में है, वो आप संभाल के रखो। बाकी सारी चीजें आपके बाहर के कंट्रोल में है। मार्केट की उतार चढ़ाव, ट्रम्प साहब का उतार चढ़ाव, ब्याज दर का उतार चढ़ाव, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। उससे आप मत डरो, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन अपने पेशेंस, डिसिप्लिन, टेम्परामेंट, ये सबको आप कंट्रोल करो तो आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर दोगे। ऑलराइट, डटे रहें, यही एक मोटी बात जो सलाह के तौर पे उभर रही है आपकी बातें सुनकर। और वो तमाम निवेशक, क्योंकि आपने भी कहा, क्योंकि एक नई खेप है निवेशकों की जो बाजार में आए हैं, उनके लिए ये मौका भी है बाजार की चाल को समझने का, बाजार की फितरत को समझने का। क्योंकि आप जैसे दिग्गज तो बहुत साइकिल्स देख चुके हैं और यही वो वक्त है जब वो आपकी बात सुनकर और बाजार की चाल को समझकर होमवर्क करके आगे बढ़े। और हाँ, थोड़ा सा अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन को आपको जो है फिर से एक बार निर्धारित करने की ज़रूरत है। शायद वो रिटर्न ना मिल पाए जो आपने पिछले कुछ साल देखे हैं। पंकज जी, बहुत अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके, तमाम बातें सीखने को मिलती है, समझने को मिलती है। शुक्रिया आज भी समय देने के लिए। थैंक यू कविता जी, थैंक यू, प्लेजर। इसी के साथ निवेश की एबीसीडी में आज मुझे भी इजाज़त दें और अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। नमस्कार।